अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। मीडिया फोकस के प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में आपके साथ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम देखते हैं आप हर हफ्ते में, और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और आपको देते हैं अवेयरनेस मुख्तलिफ डिजीज़ पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस के हवाले से, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आबिद अली, जो FCPS हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं। इसके साथ-साथ अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर सादिया, थैंक यू फॉर काइंड इंट्रोडक्शन। वेलकम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर सादिया, आप सुनाएँ कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, जो हेपेटाइटिस का मर्ज़ बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रहा है, और इस मर्ज़ के होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलेज, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में आज हम डॉक्टर आबिद से तफ़सील से जानेंगे। डॉक्टर आबिद, जो हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस के हवाले से, मुझे सबसे पहले तो ये बताएँ कि ये हेपेटाइटिस होता क्या है और इसके होने की वजूहात क्या हैं? हेपेटाइटिस का जो लिटरल मीनिंग है वो है कि जिगर में सोजिश, हुँ, जिसको उर्दू में यरकान भी कहते हैं हुँ, या जिसको सिंधी में जो है ना वो साई कहते हैं। हुँ, तो किसी भी वजह से अगर जिगर के अंदर सोजिश आ जाए तो हुँ। उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। अच्छा, और उसकी जो है वो तकरीबन 100 से भी ज़्यादा वजूहात हैं। अच्छा। उसमें जो सबसे जो कॉमन, जो सबसे आम जो वजूहात हैं, हुँ, वो है कुछ वायरसेस, अच्छा। जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस होते हैं, वो हुँ, हेपेटाइटिस करवाते हैं, जिसको आम ज़ुबान में वायरल हेपेटाइटिस कहा जाता है। हुँ, और उसके अलावा जो मोटापा है, जिगर में चर्बी है, वो भी हेपेटाइटिस करवाती है। ज़्यादा शराब नोशी उसकी वजह है, हुँ, या कुछ और भी रेयर कॉज़ेज़ होते हैं जो हुँ, कि बहुत कम तनासुब में होते हैं, जैसे कि जिस्म में फ़ौलाद की जो है ना वो ज़्यादती या कॉपर की ज़्यादती, और जो कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन या नॉन प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ जो खुद से इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो हेपेटाइटिस हो सकता है। जो हमारे पास जो हेपेटाइटिस की वजूहात हैं, उसमें हुँ, मोटापे के अलावा एक जो जो सबसे बड़ी वजह है, वो है कुछ वायरसेस। हुँ, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस होते हैं, जैसा कि हेपेटाइटिस ए का वायरस है, हेपेटाइटिस बी का वायरस है, सी का वायरस है, डी का वायरस है और ई का वायरस है। तो ये इसके जो है ना, जो फैलने के तरीके भी जो है ना वो मुख्तलिफ होते हैं। जिस हुँ, तरह हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, ये फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न जो है ना वो इलनेस है। यानी कि अच्छा। ये जो है ना वो अनहाइजीनिक फूड और जो है ना वो गंदा पानी जो है ना वो के उसके इस्तेमाल से जो है ना वो फैलता है। हुँ, हुँ, और दूसरा जो है हेपेटाइटिस बी और सी और डी, हुँ, ये जो है ये खून की बीमारियां हैं, और ये किसी भी बॉडी फ्लूइड की एक्सचेंज से एक पर्सन से हुँ, दूसरे शख्स में जो है ना वो मुंतकिल होती हैं। अच्छा। जैसा कि जो है ना वो एक दूसरे के जो है ना वो शेविंग जो जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो यूज़ करना, हुँ, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए जो है ना वो फैलता है, और जो है ना वो जो अनहाइजीनिक जो अनस्टेरलाइज्ड सिरिंजेस होती हैं, हुँ, हुँ, और हुँ, उनके इस्तेमाल से जो है ना वो फैलता है, और जो आईवी ड्रग अब्यूज़ करते हैं उनसे फैलता है, और उसके अलावा ये जिनसी ताल्लुकात से फैलता है। हुँ, और हुँ, ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस बी, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है इसकी, यानी कि अच्छा। माँ से बच्चे में मुंतकिल होता है। माँ से बच्चे में तक भी हो सकता है। अच्छा, ये जो ने आपने बहुत सारी वजूहत बताई। अब जब किसी को हेपेटाइटिस का मर्ज़ स्टार्ट हो रहा था, तो क्या अलामत आती हैं? बुनियादी तौर पर जो हेपेटाइटिस का मर्ज़ है, हुँ, उसको 2 ग्रुप्स में जो है ना वो डिवाइड किया जाता है। एक होता हुँ, है एक्यूट हेपेटाइटिस और दूसरा होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस। जो अच्छा। एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, उसका दौरानिया जो है ना वो कम होता है, लेकिन उसके जो सिम्पटम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ आते हैं। हुँ, जिस हुँ, तरह बुखार होगा, जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट होती है, अच्छा, और उल्टी होती है, भूख खत्म हो जाती है, और उसके बाद पीलिया आ जाता है। अच्छा। और लेकिन उसकी एक अच्छी बात ये है कि वो रिकवर उसमें जो है ना वो 95% ऑफ द टाइम, ग्रेटर देन 95% ऑफ द टाइम बॉडी उस पे जो है ना वो कंट्रोल कर लेती है और रिकवर कर जाता है। अगर हुँ, उसको वक़्त पे जो है ना वो डायग्नोज़ किया जाए, उसका वक़्त पे जो है ना वो इलाज किया जाए, और वक़्त पे जो है ना वो बॉडी को सपोर्ट किया जाए, तो अच्छा। इसका इलाज जो है ना वो 95% ऑफ द टाइम्स मुमकिन होता है, और कुछ ही फ़ीसद में जो है ना वो जिगर के फेलियर की तरफ जो है ना वो जाने के चांसेज़ होते हैं। और उसके अलावा जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो खतरनाक है, और अच्छा। ये जो है ना वो इस वक़्त एक बहुत ही हमारी हेल्थ सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। हुँ, क्योंकि इसमें ये होता है कि इसका कोई बहुत ही जो शुरू वाला स्टेज होता है उसमें सिम्पटम्स नहीं होते। इस वज़ह से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, अच्छा। कि क्रॉनिक का मतलब ये होता है कि लॉन्ग कोई टाइम हो चीज़ गया। आपको लंबे अरसे के लिए अच्छा। थोड़ा-थोड़ा करके जिगर को आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है ना वो डैमेज करती है, और हुँ, आदमी को जो है ना वो पता नहीं चलता है। जो इससे अच्छा। मुतासिर शख्स होता है उसको नहीं पता चल रहा होता। और 10, 15, 20 साल में अल्टीमेटली जब बिना किसी वार्निंग साइन के जब सीरियस जो है ना वो अलामत ज़ाहिर होती हैं, तब जाकर पता चलता है कि जो है ना वो जिगर इतना डैमेज होकर सिकुड़ चुका है, कि जिसको सिरोसिस कहते हैं, कि यानी कि हुँ, जिगर जो है ना वो फेलियर की तरफ जा चुका होता है। अच्छा, जो सिम्पटम्स जो सीवियरिटी को इंडिकेट करते हैं,
उसमें यानी कि ये होता है कि बंदा बेहोश हो सकता है, ग़ुनूदगी में जा सकता है और उसके अलावा खून की उल्टियाँ आती हैं उनको, अच्छा। पेट के अंदर पानी भर जाता है ओहो! या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट जो है ना वो उसके में जो है ना वो जिगर के कैंसर जो है ना वो डेवलप हो जाता है। ओके। तो इस स्टेज में जो है ना वो काफ़ी लेट हो चुकी होती है और अच्छा, आपने एक बात की कि क्रोनिक में जो है पेशेंट को नहीं पता चल रहा था। क्या इसमें पेशेंट की इम्यूनिटी पावर जो है इन्वॉल्व होती है कि उसे महसूस क्यों नहीं हो रहा था जब इतना कुछ तकलीफ हो रही होती है अंदर? अच्छा ये है कि हमारे अल्लाह पाक ने ये निज़ाम रखा हुआ है कि जिगर में जो है ना वो रिज़र्व है। अच्छा। काफ़ी बड़ा रिज़र्व है। जब तक हुँ। लिवर जो है ना वो 80% डैमेज नहीं होता, तब तक उसके अच्छा। जो है ना वो सिम्पटम्स नहीं आते। ओके, सही, तो जब सही। यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ 10, 15, 20 साल जब जिगर जो है ना वो मुकम्मल तौर पर 80% से ज़्यादा जब डैमेज हो चुका होता है, तो हुँ, फिर उसकी जो है ना वो अलामात होती है। अलामत आ अच्छा डॉक्टर साहब एक बात मुझे बताइए जब मरज़ स्टार्ट हो गया है, आपने अक़साम बताई ए, बी, सी, डी इनमें से कौन-सी अक़साम जो काबिल इलाज है और कौन-सी सिर्फ़ हम ट्रीट कर सकते हैं? अच्छा, जैसा कि मैंने बताया था कि बुनियादी तौर पर 2 तरह के जो है ना वो मर्ज़ होते हैं, हुँ, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो हुँ, कि जो है ना वो एक्यूट हेपेटाइटिस करवाते हैं और जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो कि बी, सी और डी होती है। तो अच्छा। जो एक्यूट हेपेटाइटिस वाले वायरसेस होते हैं ए और ई हुँ, तो वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो जो बॉडी की इम्यूनिटी यानी कि जो हुँ, क़ुव्वत-ए-मुदाफ़ियत होती है वो उस वायरस पे जो है ना वो कंट्रोल कर लेती है। हमें सिर्फ़ जो पेशेंट के जो सिम्पटम्स होते हैं उनको सपोर्ट करना होता है यानी कि उनको जो है ना वो सिम्प्टोमैटिकली ट्रीट करते हैं हुँ, और जो क़ुव्वत-ए-मुदाफ़ियत है जिस्म की वो अपना काम करती है और वायरस पे जो है ना वो कंट्रोल पा लेती है। जहाँ तक बात है हेपेटाइटिस बी की, सी की और डी की तो इसमें ये है कि आज से अगर हम पीछे जाएँ 15 से 20 साल पहले हुँ, तो हुँ। इलाज काफ़ी मुश्किल था और अच्छा। जो इलाज अवेलेबल था वो भी इंजेक्शन की फ़ॉर्म में था और उसके जो है ना वो हुँ, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट थे और वो तकरीबन जो है ना वो 1 से 2 साल तक भी जो है ना वो इंजेक्शन लगते थे और 25 से 30% जो है ना वो मरीज़ को उससे जो है ना वो मुस्तफ़ीद हो पाते थे और बाकी के हुँ, 70% में जो है ना वो इलाज जो है ना वो नहीं हो पाता था। लेकिन 2013-14 के बाद हेपेटाइटिस सी के लिए गोलियाँ आईं अच्छा। और अभी वो जो मेडिसिन है टैबलेट की फ़ॉर्म में 1 गोली हुँ, रोज़ाना लेनी होती है और वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में वाइडली अवेलेबल है अच्छा। और एक अच्छा इलाज जो है ना वो हेपेटाइटिस सी का बल्कि क्योर मुमकिन है और 3 से 6 माह का ये कोर्स होता है हेपेटाइटिस सी का, 1 अच्छा। टैबलेट रोज़ाना और हुँ, इसका जो क्योर है ग्रेटर दैन 95% ऑफ द टाइम्स जो है ना वो अच्छा, उसका हेपेटाइटिस सी का जड़ से खात्मा जो है ना हो जाता है। अच्छा। अच्छा डॉक्टर और साहब जहाँ आपने तक हाँ जी, पहले अपनी हेपेटाइटिस बात बी की बात है, हाँ, हाँ। तो हेपेटाइटिस बी जो है पहले भी इसके लिए भी इंजेक्शंस होते थे और अब इसके लिए भी जो है ना वो गोलियाँ आ चुकी हैं और अच्छी बात ये है कि हेपेटाइटिस बी के वायरस को इन गोलियों के ज़रिए जो है ना वो दबाया दबाया जा सकता है। सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आपने जो ये बताए थे क्यूरेबल है 100% अब मुझे एक बात बताएँ क्या दोबारा होने के चांसेस होते हैं किस बी या सी में से दोबारा? जी, हेपेटाइटिस बी जो है ना वो अगर एक बार हो जाए तो उसको जो है ना वो बॉडी से इरेडिकेट करना मुश्किल होता है। अच्छा, उसको जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो दवाइयों के ज़रिए दबाया उसको जो है ना वो वायरस को दबा के जो है ना वो यानी रखा जाता है। कंटिन्यू ट्रीट किया जा हाँ, सकता है, क्योर हाँ, नहीं। क्योर नहीं किया जा ठीक, सकता ठीक, उसको ठीक। बड़ा मुश्किल होता है जो है ना उसको क्योर करना लेकिन ओके। जो दवाई हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं हुँ, और बहुत आसान है उसका इलाज और उस दवाइयों के ज़रिए उसको जो है ना वो दबा के जो है ना वो रखा जा सकता है और एक नॉर्मल ज़िंदगी भी गुज़ारी जा सकती है बगैर किसी साइन और सिम्पटम की। अच्छी बात ये है कि अच्छा। जहाँ तक आपने बताया कि हेपेटाइटिस सी, तो हेपेटाइटिस सी अगर किसी को एक बार उसका इलाज हो जाए, तो उसके बाद अगर वो फिर से अगर कोई अपना जो है ना वो एहतियात ना करे, तो हुँ, उसको जो हुँ। है ना वो चांसेस दोबारा जो है ना वो लगने के होते हैं, बिल्कुल अच्छा। मौजूद होते हैं हुँ, हुँ। अच्छा डॉक्टर और साहब आपने कहा दोबारा लगने के चांसेस होते हैं, तो ये जब किसी पेशेंट को हो गया है, तो आप इलाज के लिए जो आपने ये सारे तरीके बताए, गोलियाँ भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं, तो अब जो न्यू इन्वेंशंस होती हैं, तो उसमें बेहतर तरीका क्या है कि जो पेशेंट के लिए अच्छा होता है? तो उसमें भी इसी तरह होता है कि अगर किसी ने अपना जो है ना वो हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट मुकम्मल किया है, तो उसके लिए लाज़िम है कि हुँ, वो जो है ना वो एहतियाती तदाबीर जो कि अच्छा। आगे चल के मैं बताऊँगा, तो हुँ, वो उसको जो है ना वो फ़ॉलो करे, अपनी डाइट का ख़्याल करे, एक्सरसाइज़ करे और बल्कि अपने यानी कि खुद को हेपेटाइटिस से महफूज़ रखे और हुँ। दूसरों को भी जो है ना वो महफूज़ रखे ताकि उस पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ना मुंतकिल हो पाए। अच्छा एक और बात जो आप कह रहे हैं कि दूसरे में मुंतकिल हो, घर में किसी को अगर हो गया है, कि उस पेशेंट को खुद कैसे केयर करनी है और बाकी दूसरों को कैसे बचाना है, ये आप बताएँ? अच्छा, हेपेटाइटिस बी या सी ये अमूमन जो होता है ना वो बॉडी फ्लूइड के ज़रिए जो है ना वो फैलता है। अच्छा। जो अपनी पर्सनल इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं जैसे आपकी नेल कटर हो गई और हुँ, आपकी जो रेज़र हो गया, तो ये हुँ। अपना जो है ना ये पर्सनल होना चाहिए, ये एक-दूसरे से जो है ना वो शेयर नहीं करना अच्छा, चाहिए। अच्छा। दूसरा जो हेपेटाइटिस का पेशेंट है वो जो है ना वो खून किसी को नहीं दे सकता और हुँ, उसके अलावा हेपेटाइटिस बी
के केस में एक वैक्सीनेशन होती है, उसके ज़रिए उसकी 3 डोज़ेज़ होती हैं और उसके ज़रिए हेपेटाइटिस बी का बचाव जो है ना वो मुमकिन है। हुँ, और दूसरा ये है कि अगर किसी जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जिनसी ताल्लुकात के ज़रिए चाहे अज़दवाजी हो या गैर अज़दवाजी उसमें एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में जो है ना वो मुंतकिल होने का जो है ना अच्छा। वो ख़तरा होता है। ताकि हुँ, अगर किसी कपल में किसी हस्बैंड या वाइफ़ को हेपेटाइटिस बी है, तो हुँ, उस पे लाज़िम है कि वो जो है ना वो जो अपने पार्टनर को वो स्क्रीनिंग करवाए ताकि उसका अगर उसमें नहीं हो, तो हुँ, उसकी जो है ना वक़्त पे वैक्सीनेशन हो पाए हुँ, हुँ। और फिर वो जो है ना वो कपल्स में जो है ना वो ट्रांसमिट ना हो पाए एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में। अच्छा, आपने वैक्सीनेशन की बात की, तो ये वैक्सीनेशन किस उम्र से लगाई जाती है? क्या ए, बी, सी इनमें से कौन-कौन सी वैक्सीनेशन दस्तयाब हैं? क्या हम सबको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी बिल्कुल, ये तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है ईपीआई हुँ, इसमें जो है हुँ। ना वो हर बच्चे पैदाइशी यानी कि जो भी हॉस्पिटल में होता है, तो अच्छा। उसमें जो है ना वो यानी कि पैदा होते ही हेपेटाइटिस बी की जो है ना वो वैक्सीन्स लगती हैं। और हुँ, अगर किसी के जो है ना वो हिफाज़ती टीके हेपेटाइटिस बी के नहीं लगवाए हुए, तो वो अपने डॉक्टर से जो है ना वो रुजू करे और हुँ। अपने टेस्ट करवाने के बाद बहुत एक सिंपल सी वैक्सीन है जिसका साइड इफ़ेक्ट रेयर है, कोई यानी कि बहुत ही सेफ वैक्सीन है हाँ, और हाँ। उसके 3 डोज़ेज़ होते हैं। अच्छा। और यानी कि पहला डोज़ अगर आज लगेगा तो दूसरा डोज़ 1 महीने के बाद, तीसरा डोज़ छठे महीने पे अच्छा। और उसके ज़रिए मुकम्मल तकरीबन 100% जो है ना वो उससे बचा जा सकता है, उस सही, वैक्सीन के सही। बाद से। अच्छा, जो आपने हमें ये वजूहात बताई, हमें एहतियात बताई, इसके साथ आपने अलामात बताई। अब मरीज़ के लिए कैसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जो कि उसकी जो है ना इस मर्ज़ को बढ़ाएँ ना और उसकी सेहत अच्छी हो? अ, जो हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं, बल्कि किसी भी मरीज़ को एक जो है ना वो सेहतमंद ग़िज़ा खानी चाहिए और हुँ, सेहतमंद ग़िज़ा खाने से मेरी मुराद है कि उसमें फ्रूट्स हों, उसमें वेजिटेबल्स हो, उसमें फाइबर डाइट हो, पानी का हुँ। ज़्यादा इस्तेमाल हो और उसमें मीठा कम हो और अच्छा, चिकनाहट कम हो। मीठा और चिकनाट। अभी जो सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस या जो जिगर को ख़राब होने का जो ख़तरा है वो मोटापे से है अच्छा। और जो मोटापे की वजह जो हमारी अनहेल्दी जो डाइटरी हैबिट्स है वो है। हुँ, कोल्ड ड्रिंक का जो है ना वो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बिरयानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं हुँ। और बर्गर्स ये सारा दे आर फुल ऑफ फैट्स सही। और जो भी हम मीठा खाते हैं तो वो भी जिस्म में जाकर चर्बी में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है और वो सही। चर्बी जाकर जिगर में जमा होती है। तो हुँ, अगर किसी को हेपेटाइटिस का मर्ज है, ऊपर से वो मीठा ज्यादा खाता है या चिकनाहट वाली जो है ना वो चीजें ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो वो एडिंग इट इज लाइक एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, यानी ठीक, कि ठीक। एक कमजोर लिवर के ऊपर मजीद बोझ डालने के बराबर हुँ, है। तो हुँ। उससे जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो खतरा होता है लिवर को। और उसके अलावा जो है ना वो अल्कोहल हेपेटाइटिस वाले मरीज को तो जो शराब नोशी है तो वो तो बिल्कुल ही जो है ना वो सख्ती से हर किसी को मना है, बल्कि इस तरह के पेशेंट्स को हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को वो बिल्कुल सख्ती से मना है। हुँ, और कोई भी दवाई गैर ज़रूरी दवाई हुँ, जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करनी हुँ। बगैर डॉक्टर के मशवरे के। सही। अच्छा डॉक्टर साहब आपने काफ़ी डिटेल से हमें बता दिया। एक आम इंसान के लिए आप ये किस तरह बताएँगे कि हमें एहतियात क्या करनी है ताकि इस मर्ज़ से बचा जा सके? अच्छा, जो एक्यूट हेपेटाइटिस है उसके लिए तो ये है कि जो है ना वो साफ-सुथरा खाना जो है ना वो खाया हुँ, जाए, इस्तेमाल किया जाए और साफ-सुथरा जो है ना वो पानी इस्तेमाल किया जाए। तो हुँ, उससे जो है ना वो एक्यूट हेपेटाइटिस से जो है ना वो बचा जा सकता है। और दूसरे के केस में जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है जैसे कि हेपेटाइटिस बी या सी और डी है, तो उसमें ये है कि जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उससे जो है ना वो बचा जाना चाहिए, हुँ, जो भी यानी कि कोई भी इस्तेमाल शुदा सिरिंज को जो है ना वो दोबारा इस्तेमाल ना किया जाए। हुँ, और दूसरा ये है कि जो शेविंग किट्स हैं, रेज़र्स हैं और नेल कटर्स हैं, ये खुद ज़ाती जो है ना वो ये खुद के लिए जो है ना इस्तेमाल किए जाएँ। हुँ, और दूसरा जो है वो जो वैक्सीनेशन है वो करवाई जाए, हुँ, ठीक है, तो ठीक उसके है। ज़रिए जो है ना वो बचा जा अच्छा, सकता है। यानी कि ये तमाम एहतियातें करके एक आम इंसान इस मर्ज़ से खुद को बचा सकता है। जी, बिल्कुल। नाज़रीन आज हमने हेपेटाइटिस के हवाले से आपको डिटेल से अवेयरनेस दी कि इस मर्ज़ से बचना कैसे है, डॉक्टर आबिद ने बड़ी डिटेल से बताया। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम इस बारे में मज़ीद आपको मालूमात दें और आप लोग किस बीमारी पे हमारा प्रोग्राम देखना चाहते हैं, हमारा जो एड्रेस और ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे प्रोग्राम पेश कर सकें। और एक बात के साथ अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी, अगर हमें सेहतमंद रहना है तो क़वानीन कुदरत पे अमल कीजिए, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज़ या वॉकिंग अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें और अल्लाह की बनाई हुई तमाम नेमतें, फल, सब्जियाँ, दालें अपनी सेहत को मुतवाज़न मिकदार में रखते हुए खाएँ। अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया अमीन को इजाज़त दीजिए। हेल्थ फॉर ऑल से इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।